कभी नहीं जीत पाएगा इंडिया से पाकिस्तान, कभी भी। जीतने के बाद में जो मज़ा आया है उसको बयान नहीं कर सकते सर। हमारी शौक का झंडा गिरा दिया। ये दिल में आ गया मार 3-0। भारत की ये जीत और इस जीत के हीरो तिलक वर्मा की ये इनिंग हमेशा हमेशा के लिए ठहर जाएंगे। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और सुबह के 6 बजे की शुरुआत करेंगे एक शानदार खबर के साथ। टीम इंडिया ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से पीट दिया और इस जीत के साथ ही भारतीय टीम ने 9वीं बार एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत की जीत के हीरो रहे हैं तिलक वर्मा, जिन्होंने नाबाद 69 रनों की पारी खेली और एक छोर संभाले रखा। भारत के लिए जीत के रन रिंकू सिंह के बल्ले से भी आए। पाकिस्तान से मिले 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब हुई थी, बहुत अच्छी नहीं हुई थी। टीम ने 20 के स्कोर पर ही अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवाए थे, लेकिन फिर उसके बाद संजू सैमसन और तिलक वर्मा ने चौथे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी की। संजू 24 रन बनाकर आउट हुए। उनके बाद शिवम दुबे और तिलक के बीच अर्धशतकीय साझेदारी हुई। तिलक वर्मा ने 53 गेंदों में 3 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए और उसके दम पर उन्होंने नाबाद 69 रनों की साझेदारी की है। उन्होंने पारी खेली है 69 रनों की, और जबकि शिवम दुबे ने 22 गेंदों में 33 और संजू ने 21 गेंदों में 24 रनों की पारी खेली है। तिलक वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला, जबकि अभिषेक शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया है। तो भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। 9वीं बार एशिया कप पर भारत का कब्जा हुआ। तिलक वर्मा ने नाबाद 69 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा जीत के हीरो रहे हैं और बेहतरीन बल्लेबाजी से उन्होंने सभी का दिल जीत लिया। हालांकि शुरुआत टीम इंडिया की बहुत अच्छी नहीं हुई थी, लेकिन तिलक वर्मा ने जब मैदान संभाला तो जीत तक वो टीम इंडिया को लेकर पहुंचे। एशिया कप फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद टीम इंडिया ने पाकिस्तान के मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय खिलाड़ियों ने मैच के बाद साफ कहा कि वो मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे। मैच के बाद करीब 2 घंटे तक नकवी ट्रॉफी लेकर स्टेज पर ही खड़े रहे, लेकिन भारतीय प्लेयर्स अड़े रहे कि वो मोहसिन नकवी के हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे, जिसके बाद टीम इंडिया बिना ट्रॉफी लिए ही वहां से चली गई। पोस्ट किया उन्होंने, इस जानकारी को साझा किया है। उन्होंने लिखा है कि वो जो मैच की फीस है वो भारतीय सेना को डेडिकेट करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी को वो ये समर्पित करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, डोनेट भी करना चाहते हैं। अब आपको हम स्टैट्स दिखा देते हैं। शिवम दुबे वर्सेस पाकिस्तान, उन्होंने किस प्रकार से पाकिस्तान के खिलाफ बेहतरीन यहां पर रन बनाए हैं। 33 रनों की उन्होंने पारी खेली है 22 गेंद में। स्ट्राइक रेट उनका 150 का रहा है। 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने यहां पर लगाए हैं। शिवम दुबे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस तो नहीं थी, लेकिन शिवम दुबे ने अपना खेल बेहतरीन तरीके से इस मैच में दिखाया है। संजू सैमसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी 24 रन बनाए 21 गेंदों पर, 2 चौके 1 छक्का लगाया। स्ट्राइक रेट रही उनकी बेहतरीन 114.28 की। संजू सैमसन जब मैदान में आए बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे थी और वो उम्मीदों पर खरा उतरते भी नजर आए। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने उम्मीदें भारतीय क्रिकेट फैंस की पूरी की हैं तो वो है तिलक वर्मा, जिन्होंने 69 रन की नाबाद पारी खेली। 53 गेंदों पर उन्होंने 69 रन बनाए, 3 चौके और 4 छक्के जड़े। स्ट्राइक रेट बेहतरीन उनका रहा 130.18 का, और तिलक वर्मा मैन ऑफ द मैच भी रहे हैं। एशिया कप में भारत की कब जीत हुई है 9वीं बार, क्योंकि इस बार एशिया कप अपने नाम भारत ने किया है। 1984, 88, 1990, 91, 95, 2010, 2016, 2018, 23 और 2025 में एशिया कप भारत ने अपने नाम किया। और इस बार भी एक महामुकाबला देखने को मिला भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है। हमारे इंडिया टीम के लिए
और इंडिया को यहाँ पहुँचाने के लिए और इंडिया को जितवाने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हमारे सूर्य कुमार यादव ने। अरे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। पाकिस्तान में आज एक और बार टीवी टूट रहे होंगे और हम सेलिब्रेशन मना रहे हैं। हमने एक्शन का जवाब रिएक्शन से दिया है। लाहौर से लेकर कराची तक ये जो राफेल है उड़ के जा रहे हैं उनके घर पे। 3 बार एशिया कप में लगातार हराया, पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखा दी है। वो बॉर्डर की सरहदों से प्रहार करना हो, चाहे वो मैदानी जंग से प्रहार करना हो, हिंदुस्तान हमेशा पाकिस्तान को सबक सिखाए। चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे वो मैदान में बल्ले से बात हो, हमारी टीम ने पूरी तरह से नस्ते नाबूद किया है। तो जो स्थितियां भारत पाकिस्तान के बीच है, उसके बीच ये जो जीत है, ये जो विन है, वो मच नीडेड नजर आ रही थी और इसी वजह से जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं उनमें एक अलग ही उत्साह नजर आया। पाकिस्तान को मात देने के बाद देशभक्ति का माहौल है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं दुबई, नोएडा, जम्मू, छत्तीसगढ़ के सुकमा, अयोध्या और हैदराबाद की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और ये तस्वीरें जम्मू में जीत की खुशी का इजहार करते हुए, हैदराबाद में भी कैसे तिरंगा झंडा लेकर लोग सड़कों पर उतरे, अयोध्या में लड्डू चढ़ाए गए हैं और भगवान का आशीर्वाद भी यहां पर लिया गया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। सुकमा में जवानों का भी जश्न देखने को मिला है। और पाकिस्तान के दर्शकों ने क्या कुछ कहा जब भारत ने एक बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ हासिल की, तो उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, सुनवाते हैं आप। हम लोगों ने गवाया तो नहीं है, बहुत हार्ड लक थी हमारी। पूरा मैच आपने देखा होगा फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, वन साइडेड रहा है। लेकिन हमारे हारिस रऊफ माशाल्लाह उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की है। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि प्रोफेशनल बॉलर हैं वो, या उनके पास कोई प्रैक्टिस है, या उनके पास कोई वेरिएशन है। बिल्कुल भी सीधे सीधे बॉल्स कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल्स दे रहे हैं। आपने हमें चढ़ाया भी था, हमने देखा भी था, और आज हम फिर आए हैं और फिर हार गए और फिर हार गए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हमने आज क्रिकेट एंजॉय की है, हमने एड्रेनलिन रश एंजॉय की है, हमने फाइट एंजॉय की है। हारिस रऊफ अगर थोड़ा अच्छा खेल जाता, छक्के ना खाता, तो हम जीत जाते। या हमारे बैट्समैन, 9 बैट्समैन 10 ओवरों में 40 रन। पर पाकिस्तान ने जीता ही नहीं, फिर से नहीं जीता। पर एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है, सच्ची में। बट एड्रेनलिन रश बहुत अच्छा है, एंड में चक्के बहुत खाए। नेक्स्ट टाइम फिर से आएंगे विद होप। नेक्स्ट टाइम अगले साल मौका। तो देखिए, भारत ने एक बड़ी जीत हासिल की है और भारत की जीत पर पीएम मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है। खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, इन बातों को लिखा है प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर। लिखा कि नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया पर जो पोस्ट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर और नतीजा इसका वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। तो जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ये पोस्ट साझा किया है और इसको कई खिलाड़ी भी रीशेयर भी कर रहे हैं, रीपोस्ट भी कर रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां इस वक्त भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई दे रही हैं और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है और लिखा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, नतीजा वही, भारत की जीत, हमारे क्रिकेटरों को बधाई। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के बाद भारतीय टीम के लिए लिखा। तो एक तरफ जहां ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई ऐसे इलाके जहां पर आतंकवाद का काम चल रहा था, उन्हें अब बेसिस को खत्म करने का काम भारतीय सेना ने किया, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के खिलाफ एक बेहतरीन खेल भारतीय क्रिकेट टीम ने भी दिखाया और उसके बाद से लगातार जो बधाई का सिलसिला है वो सोशल मीडिया पर देखने को मिला। अमित शाह ने भी बयान दिया है, कहा कि ये शानदार जीत है, हमारे लड़कों ने विरोधियों को धूल चटा दी, मैदान कोई भी हो, भारत की जीत तय है। गृह मंत्री अमित शाह ने ये बातें लिखी हैं सोशल मीडिया पर। इसके पहले पीएम मोदी ने भी भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी और अमित शाह ने भी लिखा है कि ये एक अभूतपूर्व शानदार जीत रही। बात करेंगे बरेली की, जहां से आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हुए बवाल के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ के लगातार एक्शन के मूड में वो नजर आ रहे हैं और एक तरफ दंगाइयों पर कार्रवाई हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी लगातार दंगाइयों को चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब बलरामपुर की रैली से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आई लव मोहम्मद जुलूस की आड़ में उपद्रव करने वालों को सीधी चेतावनी दी है। चेतावनी भी छोटी मोटी नहीं, सीएम योगी ने 2 टूक कहा है, वक्त है सुधर जाओ, नहीं तो जहन्नुम का टिकट काट देंगे। जिनके हाथों में पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा,
उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग लातों के भूत हैं जो बातों से नहीं मानते, लेकिन सरकार उपद्रवियों को सबक सिखा कर रहेगी। वहीं देखिए, बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद से अब तक सीएम योगी 3 बार दंगाइयों को चेतावनी भी अपने संबोधन के दौरान दे चुके हैं। राजधानी लखनऊ में उपद्रवियों को चेतावनी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि दंगाइयों पर ऐसी कार्रवाई करेंगे कि पीढ़ियां याद रखेंगी। तो श्रावस्ती में लोगों को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने दंगाइयों को डेंटिंग पेंटिंग की बात की थी। अब सीएम योगी ने बलरामपुर की रैली में गजवाए हिंद को लेकर बड़ी बात कह दी है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। गजवाए हिंद की कल्पना करना भी और उसका सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट का रास्ता पैदा कर देगा। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, सरकार नहीं झुकेगी और जीरो टॉलरेंस की नीति से काम करती रहेगी। और देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ दंगाइयों को सुधारने की चेतावनी लगातार दे रहे हैं, तो वहीं इससे विपक्षी पार्टियां भड़क उठी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने बीजेपी पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी को भी हिंदू मुसलमान करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। उपद्रव की कीमत तो सभी को चुकानी होगी। भाजपा वालों, भारतीय जनता पार्टी के जितने लोगों ने उपद्रव किए और जहां जहां उपद्रव किए, जहां जहां हिंदू मुसलमान किया, सारे उपद्रव की कीमत चुकानी होगी। आई लव मोहम्मद विवाद पर बीजेपी नेता संगीत सोम की प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दंगा करना चाहते हैं। मोहम्मद वाले जो आज रैली निकाल रहे, मैं उनसे केवल इतना पूछना चाहता हूं कि आई लव भारत कहकर रैली कब निकाली तुमने? आई लव इंडिया कहकर रैली कब निकाली तुमने? वंदे मातरम कब कहा तुमने? यूपी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह ने भी आई लव मोहम्मद विवाद के पीछे किसी बड़ी साजिश की आशंका जताई और कहा, दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कानपुर से शुरू हुए आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर यूपी में अब पोस्टर वॉर छिड़ गया है। लखनऊ में आई लव योगी के बाद अब आई लव अखिलेश वाले पोस्टर्स भी लगने लगे हैं। बरेली पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज करके सख्त एक्शन लिया था, तो शनिवार को लखनऊ में आई लव योगी और आई लव बुलडोजर वाले पोस्टर लगाए गए। लेकिन अब इन पोस्टरों के जवाब में राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आई लव अखिलेश वाले पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। पिछले दिनों यूपी की राजधानी में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर देखने को मिले थे, तो अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यालय है उसके बाहर ये देखिए, ये पोस्टर आपको दिखाई देगा और इस पोस्टर पर लिखा है आई लव श्री अखिलेश यादव जी। आपको ये पोस्टर लगा दिखाई देगा और इस पोस्टर में अखिलेश यादव की भी तस्वीर है। बड़ी बात यह है कि आई लव मोहम्मद को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पोस्टर वॉर की तरफ बढ़ता जा रहा है। लखनऊ के बाद अब ताजनगरी आगरा में भी आई लव योगी वाले पोस्टर लगाकर लोग उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई का समर्थन कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में लगातार ही आई लव मोहम्मद का जो विवाद है वो गहराता जा रहा है और अब ये जो पूरा मामला है वो आई लव योगी और आई लव अखिलेश होता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव के समर्थक उनके लिए पोस्टर्स लगातार लगा रहे हैं। ऐसे में लगातार जो प्रतिक्रिया है इसको लेकर सामने आ रही है। यहां पर पोस्टर वॉर को लेकर सियासत भी अपने चरम पर पहुंचती हुई दिखाई दी है। देखिए, अब बात कर लेते हैं मॉनसून की, क्योंकि लगातार बारिश का दौर जारी है, लेकिन इससे पहले ही मॉनसून ने एक बार फिर से तबाही मचा दी है। देश के अलग अलग इलाकों से एक बार फिर से मॉनसून के कहर बरपाने की तस्वीरें सामने आई हैं। दक्षिण के हैदराबाद के बाद अब महाराष्ट्र जल प्रहार से बेहाल है और लातूर की बात करें तो यहां पर हालात सबसे ज्यादा भयावह होते हुए नजर आ रहे हैं। पिता सलीम अपने बेटे अजहर के साथ खेत के लिए निकले। पुल पर पानी का तेज बहाव था, लेकिन इसके बावजूद दोनों ने बाइक पुल पर चढ़ाई और फिर आगे ये हो गया। बाइक तेज रफ्तार से बहने लगी। बाप बेटे बाइक बचाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इसी कोशिश में बाइक के साथ बेटा अजहर भी बह गया। लोगों ने शोर मचाया, झाड़ पकड़ने को कहा, लेकिन सबकी आंखों के सामने अजहर दूर बहता हुआ जाता दिखाई दिया। आगे किस्मत से वो पेड़ की एक शाखा में फंस गया,
जिसके बाद युवकों ने शाखा को देखते हुए उसे बाहर निकाला। ये तस्वीरें उस व्यक्ति के लिए एक सीख है जो प्रशासन की चेतावनी को नजरअंदाज करता है। महाराष्ट्र के लातूर की तस्वीरें आपने देखी, लेकिन देखिए बारिश से देश की आर्थिक राजधानी यानी कि मुंबई भी अछूती रही है और बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश ने न सिर्फ मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की स्पीड पर ब्रेक लगा दिया, बल्कि ट्रेन के डिब्बों से लीकेज की तस्वीरें भी अब सामने आई हैं। टिप टिप ऐसे बरसा पानी और इस पानी ने मुंबई लोकल की सारी कहानी बता दी। ये पश्चिमी रेलवे की अंधेरी और भयंडर के बीच चलने वाली ट्रेन की तस्वीर है। कोच भी एसी का है, लेकिन ये भी आसमानी आफत से खुद को सुरक्षित नहीं रख सका। देखिए कैसे फुल स्पीड में पानी टपक रहा है। एसी ट्रेन में पानी गिर रहा है। अब इस पानी गिरने की वजह से यात्रियों को दिक्कत हो रही है। मेंटेनेंस के तो किराए बढ़ाए गए, लेकिन कोई मेंटेनेंस लोकल ट्रेन में है नहीं। पश्चिमी रेलवे के साथ साथ मध्य रेलवे की लोकल ट्रेन भी देरी से चली, जिससे लोगों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ा। तो वहीं देखिए महाराष्ट्र का छत्रपति संभाजी नगर में तूफानी बारिश ने हाहाकार मचा दिया है। कई स्थानों पर बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे अलग अलग इलाकों में लोग फंस गए। गर्दन तक पानी में एक दूसरे का सहारा बनते लोग। तस्वीरें छत्रपति संभाजी नगर के खुलदाबाद इलाके की हैं, जहां फुलमस्ता नदी का पानी रिहायशी बस्ती तक पहुंच गया। लोग अचानक आए इस पानी में फंस गए। राहत और बचाव की टीमें और ग्रामीण इन लोगों का रेस्क्यू करते दिखाई दिए। ये सिर्फ एक इलाके की तस्वीर नहीं है, ऐसी ही तस्वीर जिले के कई इलाकों में है। इस जिले में तूफानी बारिश से करीब 40 लोगों के फंसे होने की आशंका है। प्लानिंग के साथ बनी सोसाइटी के भी ऐसे हालात हैं, जहां तक नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही नजर आएगा। जिले में बहने वाली अंजना नदी रौद्र रूप में बहती दिखी। नदी किनारे बने घर और मंदिर जलमग्न हो गए। इससे दहशत का माहौल है। छत्रपति संभाजी नगर में सिर्फ इंसान ही नहीं, बेजुबान भी इस आसमानी आफत में जिंदगी की जंग लड़ते दिखाई दिए। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। क्या कोई इंसान अपने दांतों से पानी के 2 भारी भरकम जहाज खींच सकता है? तो जवाब है हाँ। ये कारनामा किया है मिस्र के मशहूर पहलवान अशरफ मसरूस ने, जिन्होंने दांत से जहाज खींचकर सभी को हैरान कर दिया। दांतों में दबी रस्सी और खींच लिया ये विशाल जहाज, जिसका वजन है 700 टन। अशरफ महरूस यही नहीं माने, इसके बाद तो उन्होंने दूसरा जहाज भी दांत और जबड़े में फंसाया और फिर असल दम दिखाया, जिसका कुल वजन 1150 टन मापा गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पहलवान अशरफ के इस कारनामे की लोगों ने काफी तारीफ की। फैंस के बीच काबोंगा नाम से लोकप्रिय अशरफ पहले भी कई बार अपनी ताकत का नमूना पेश कर चुके हैं। इस साल मार्च में सबसे भारी ट्रेन खींचकर गिनीज बुक में भी अशरफ नाम लिखवा चुके हैं। वैसे इस तरह के कारनामा आसान नहीं। अशरफ जिम में घंटों पसीना बहाते हैं। इनके खाने की थाली में 1 दर्जन अंडे, 2 मुर्गे और 50 किलो मछली होती है। अशरफ की निगाहें अब 2,63,000 टन की पनडुब्बी खींचने की है। नेपाल की तरह ही पेरू में भी सरकार के खिलाफ जेनजी का प्रदर्शन तेज हो गया है। बीती रात पेरू के लीमा शहर में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जमकर झड़पें हो गई। हजारों की तादाद में सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस लगातार आंसू गैस के गोले दाग रही थी, लेकिन प्रदर्शनकारी सड़क पर डटे हुए थे। पेरू की पुलिस भी पीछे हटने को तैयार नहीं थी। वो लगातार आंसू गैस के गोले छोड़ती रही और इसका असर भी दिखा। जैसे ही प्रदर्शनकारी तितर बितर हुए, पुलिस उनमें से कई को पकड़कर ले जाने लगी। बवाल उस वक्त बढ़ गया जब छात्र और ट्रांसपोर्ट वर्कर्स पेरू की संसद के खिलाफ मोर्चा खोल रहे थे। ये नौजवान भ्रष्टाचार, पेंशन सुधार और अपराध के मामलों को लेकर आक्रोशित थे, तो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स ड्राइवरों को निशाना बनाने और जबरन वसूली को लेकर गुस्से में थे और इसीलिए सुरक्षा की मांग को लेकर संसद भवन तक पहुंच गए थे, जहां पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। लेकिन इस हंगामे में कई पुलिस वाले घायल हो गए और प्रदर्शनकारियों को भी चोटें लगी। बात कर लेते हैं अमेरिका के एरिजोना की, जहां पर मानसूनी बारिश इन दिनों कहर बरपा रही है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। सबसे ज्यादा नुकसान गिला काउंटी के ग्लोब मियामी में हुआ है, जहां भयानक फ्लैश फ्लड आ गया। घर के बाहर खड़ी कारें तिनके के समान बह गईं। कई घर और दुकान पानी में डूब गए। मियामी शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया।
सड़क पर 6 फीट तक पानी जमा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरे शहर में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी तो चला गया, लेकिन अपने साथ तबाही के वो निशान छोड़ गया है जिसकी भरपाई अगले कई सालों तक नहीं हो सकती। प्रभावित इलाकों में बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाएं ठप हो गई हैं। हालांकि मलबा हटाने का काम जोर शोर से चल रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक और बारिश हो सकती है। ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने के बाद एबीपी न्यूज को पाकिस्तान से एक बड़ी खबर मिली। जिस बहावलपुर में भारतीय सेना ने आतंकी अड्डों को उड़ा दिया था, वहां एक बार फिर से आतंकियों के सरगना जुटने लगे हैं। पिछले दिनों जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर अपने इस अड्डे पर देखे गया है। भारतीय हमले के बाद जो आतंकी इस मरकज से भाग गए थे, अब वो लौट आए हैं। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले। इसी मरकज को भारतीय सेना ने निशाना बनाकर उड़ा दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। मौलाना मसूद अजहर, सैफुल्लाह कसूरी जैसे कई बड़े आतंकी यहां से जान बचाकर भाग गए थे। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के 4.5 महीने बाद अचानक बहावलपुर के इस मरकज में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी पहुंचा और भारत के खिलाफ जहर उगला। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।